Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up this chapter 9, companies incorporated outside India, which is also known as foreign companies. And in this chapter we are going to cover up each and every line, each and every topic. For some topics I'll be just talking about the summaries because lot of lines have been written but the summary is just of 1 or 2 lines. So that is why I'll be covering up summaries for few topics and mostly each and every line. Okay, so let's start with it. Introduction. Foreign company, section 2, clause 42. What is the meaning of foreign company? Because सबसे पहले जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच मीन्स अ फॉरेन कंपनी. तो फॉरेन कंपनी है क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूड एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, आप इस क्योंकि हमने रूल के अंदर मेंशन कर दिया सर्वर कहीं पर भी हो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट. ठीक है, का मतलब क्या है कि जो लिस्ट में भी पढ़ने वाली हूँ दैट इज़ एन इंक्लूसिव लिस्ट. इसमें और भी आपको लगे तो कुछ ऐड कर सकते हो, ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ इन चीज़ों के लिए जो नीचे मेंशनड है. इसमें आप भी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो. ओके, सो लेट्स रीड इट. Business to business and business to customer transactions, data interchange and other digital supply transactions, these all are a part of electronic mode. और ये आपका फॉरेन कंपनी बनाने में आपको बिल्कुल बिल्कुल कवर अप करवा लेगा अगर आप इसमें कहीं पर भी फॉलो जाते हो. तो B2B ट्रांजैक्शन है, B2C ट्रांजैक्शन है, कोई भी डेटा इंटरचेंज भी हो रहा है या फिर कोई भी डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ऑल विल बी कवर्ड अंडर इलेक्ट्रॉनिक मोड. Second one is offering to accept deposits or inviting the deposits or accepting the deposits or subscriptions in securities in India or from citizens of India. या तो इंडिया के अंदर आप ये काम कर रहे हो या फिर citizens of India से invite कर रहे हो deposits, accept कर रहे हो deposits, subscriptions, या फिर आप उन्हें offer दे रहे हो to accept the deposits, that will be a part of electronic mode. Third, financial settlements, web-based marketing, advisory and transactional services, financial settlements, web-based marketing, advisory and transactional services, database services and products, supply chain management, all are covered. Fourth, online services such as telemarketing, telecommuting, telemedicine, education and information research, all are covered.
ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड ऑल द रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस, whether conducted by email, mobile devices, social media, cloud computing, document management, voice और data transmission और otherwise, सभी इसमें included हैं और इसकी वजह से आप क्या बन जाओगे, फॉरेन कंपनी बन सकते हो, provided the place of business in India is in India and the business is conducted, any business activity is conducted therefrom. Okay. सेक्शन 379 आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे टू दी फॉरेन कंपनी वो यहाँ पर बताया हुआ है। बोला हुआ है सेक्शन 380 से लेकर सेक्शन 386 बोथ आर इंक्लूसिव सेक्शंस एंड सेक्शन 392 393 विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दी फॉरेन कंपनीज। यहाँ पर बोला है सिर्फ यही सेक्शंस फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रीड करोगे आपको पता चलेगा आगे जाके कि और भी ऐसे सेक्शंस हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखे हैं, कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं ऑब्वियसली दोनों ही, बट कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं फॉर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। वो वाले सेक्शंस भी हम इन पर अप्लाई कर देंगे बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ दोज सेक्शंस इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दीज सीरीज विच वी आर कवरिंग राइट नाउ। सो इन्हीं सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि ये सेक्शंस जो कंपनीज एक्ट के इंडियन कंपनीज पर लगते थे वो फॉरेन कंपनी पर भी मुटाटस मुटांडस अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा आगे जाके लिखा हुआ मिलेगा। अभी तो क्या लग रहा है, सिर्फ सेक्शन 380 से 386, 392, 393 ही एप्लीकेबल है टू ऑल द फॉरेन कंपनीज। However, the central government may, by order published in the official gazette, exempt any class of foreign companies specified in the order from any of the provisions of sections 380 to 386 and 392, 393, and a copy of every such order shall, as soon as may be after it is made, be laid before to both the houses of parliament। तो यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी अपना ऑर्डर पास करके, ऑर्डर पब्लिश करके इन दी ऑफिशियल गैजेट ये चीज़ एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी, मतलब जो ये सेक्शंस है ना इसमें से कहीं पर भी उनको कुछ मॉडिफिकेशंस लाना है, अडेप्टेशंस लाना है, कुछ भी उनको ऑल्ट्रेशंस करनी है, वो एग्जेम्पशंस दे सकती हैं टू दी फॉरेन कंपनीज अगर वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट। where not less than 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partly equity and partly preference of a foreign company is held by one or more citizens of India or by one or more companies or body corporate incorporated in India or by one or more citizens of India and one or more companies or body corporate incorporated in India, whether singly or in aggregate, such company shall comply with the provisions of chapter 22 and such other provisions of this act as may be prescribed with regard to business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिसको आप फॉरेन कंपनी बोल रहे हो, फॉरेन कंपनी को हम डीम्ड इंडियन कंपनी बना देंगे और जो जो प्रोविजंस इंडियन कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं वो सारे के सारे उस फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाएंगे जो इस पॉइंट की वजह से डीमिंग फिक्शन के अंदर आ गई एंड इज गोइंग टू बिकम द डीम्ड इंडियन कंपनी। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोला हुआ है कि जहाँ पर एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे फिर वो इक्विटी कैपिटल हो, प्रेफरेंस हो या दोनों में से दोनों का मिला के 50% या 50% से ज़्यादा, अगर किसी भी इंडियन सिटीज़न ने एक या एक से ज़्यादा या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी एक या एक से ज़्यादा या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ने होल्ड कर रखा है तो उस केस में माना जाएगा कि वो कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं इंडियन कंपनी ही है और इंडियन कंपनी के ऊपर जो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो उस पर भी एप्लीकेबल कर दो। ठीक है, ओके। Let's start with this 380, section number 380, documents etc. to be delivered to registrar by foreign companies। अब foreign company को ROC को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के लिए देने होते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए देने होते हैं। अब बात आती है ROC का मतलब जो भी जुरिस्डिक्शनल ROC होते हैं उसको देने होते हैं, नहीं, पर वैसे तो जनरली यही होता है, बट फॉर दिस चैप्टर यहाँ पर जो ROC है, ROC सिर्फ और सिर्फ वो वाली जिसका जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली वाली ROC को ही देने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली।
ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 फॉर्म्स आएंगे, फॉर्म FC1, FC2, FC3 एंड FC4। तो ये बस 4 ही फॉर्म है, तो याद करना बहुत आसान है, तो हम याद भी कर लेते हैं। फॉर्म FC1 जो है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 380, जो कि फाइल करना होता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। सेकेंड वन इज़ दी फॉर्म FC2 विच इज़ रिलेटेड टू दी ऑल्ट्रेशंस। अगर जो 380 में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ऑल्ट्रेशंस करनी है, सो वो आप फॉर्म FC2 के थ्रू कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग दी ऑल्ट्रेशंस। थर्ड वन इज़ दी FC3 विच इज़ रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दी foreign company has to be filed within 6 months from the end of the financial year, whichever financial year the foreign company is following. Also FC4 is related to the annual return. Annual return has to be filed to the ROC within 60 days from the end of the financial year. ठीक है, तो ये 4 फॉर्म्स हैं। इन 4 फॉर्म्स को आप इंट्रोडक्शन वाली साइड पर, मतलब फर्स्ट पेज पर लिख सकते हो, क्योंकि ये इजी फॉर्म्स हैं, आप याद कर सकते हो। अगर MCQs में पूछ लिए तो आप इजीली 1 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 380 सबसेक्शन 1। इसमें क्या बोला हुआ है कि जो भी फॉरेन कंपनी है, जैसे ही उन्होंने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया के अंदर, तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर ROC को, न्यू दिल्ली वाली ROC को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगी। ठीक है, कैसे करेंगी? फॉर्म FC1 के थ्रू करेंगी। अब FC1 फॉर्म के साथ साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि पहला, उस कंपनी का जहाँ भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं उस कंपनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी जो भी कंपनी है, इधर आपके पास चार्टर की कॉपी हो सकती है, स्टैट्यूट की कॉपी हो सकती है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी हो सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पता लगे कि इस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन फॉरेन कंपनी है तो हो सकता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में ना हो, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको इसकी एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी, कि जो जो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दूसरी लैंग्वेज में लिखा है वो उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो यही बनता है और उस पर वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके। Second thing, what we need to submit is the full address of the registered or the principal office of the company. Thirdly, you have to submit a list of directors and the secretary of the company containing such particulars as may be prescribed. So, particulars यहाँ पे बता रखे हैं, easy से हैं, personal name, surname in full, former name, names or surnames in full, father's name, mother's name, spouse name, date of birth, residential address, nationality. If the present nationality is not the nationality of origin, his nationality of origin is required, passport number, date of issue, country of issue, income tax permanent account number if applicable, occupation if any, whether the directorship in any other Indian company, DIN, name, CIN of the company in which the director is holding directorship. So हो सकता है ना किसी इंडियन कंपनी का डायरेक्टर फॉरेन कंपनी का भी डायरेक्टर है, तो अगर ऐसा केस है तो फिर उसका डिन चाहिए होगा, क्योंकि डिन तो चाहिए होता है, मैंडेटरी कंडीशन होती है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम, मेंबरशिप नंबर फॉर सेक्रेटरी ओनली एंड ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी। Also, you have to give the name and address or the names and addresses of one or more persons resident in India authorized to accept on behalf of the company service of process and or any notice or other documents required to be served on the company. तो क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बाहर का है तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा ही जिसको ऑथराइज़ किया होगा, तो उस ऑथराइज पर्सन को कोई भी अगर प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, नोटिस सर्व करने हैं, तो वो सभी उस ऑथराइज पर्सन को किए जाएंगे, तो इसीलिए उस पर्सन नेम और एड्रेस रिक्वायर्ड है। फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड विच इज इन इंडिया एंड विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन एन अर्लियर ओकेजन और ओकेजन्स इज रिक्वायर्ड। डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज एवर बीन कॉन्विक्टेड और डीबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड द मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने पहले भी अप्लाई किया था बट आपको डीबार कर दिया गया था, कॉन्विक्ट कर दिया था इस बात पर कि यू कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी और मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड, तो ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, इसीलिए डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन के लिए बता ही दिया। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014 द अबव इन्फॉर्मेशन शैल बी फाइल्ड विद दी
registrar within 30 days of the establishment of its place of business in India in form FC1. ऑब्वियसली बात है, इसके साथ आपको फीस डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो अभी हमने पढ़े थे ऊपर. द एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अंडर FEMA and also other regulators. If any approval is required by such foreign company to establish the place of business in India. अगर FEMA के अंदर उसको अप्रूवल रिक्वायर्ड था तो वो अप्रूवल की कॉपी भी चाहिए होगी, और अदर डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरेन कंपनी दैट नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. तो अगर नहीं चाहिए अप्रूवल तो आपको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की से डिक्लेरेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी. ऑफिस वेयर दी डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ मैं आपको बता दूंगी वो ROC न्यू दिल्ली वाला लेना है. यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़ कि जो ऑफिस, कौन से ऑफिस पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करना है, फीस को देना है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, एनी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनीज रिक्वायर टू डिलीवर टू द रजिस्ट्रार शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, MCQs में भी पूछा जा सकता है. तो स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर इट इज़ द रजिस्ट्रार हैविंग द जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली. It shall be accompanied with the prescribed fees. If any foreign company ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice of the fact to the registrar, and from the date on which such notice is so given, the obligation of the company to deliver any document will cease to have. Obviously बात है, जब आपने बता दिया कि आपका place of business in India नहीं है तो registrar को document सर्व करने की requirement भी खत्म हो जाएगी, obligation भी खत्म हो जाएगी, राइट. लेकिन ऐसा तभी होगा लेकिन जब आपकी और कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में नहीं है. अंडर सेक्शन 380 सबसेक्शन 2, एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच हैज़ नॉट डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार द डॉक्यूमेंट्स इन द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 592 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इट शैल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 ओनली. तो आपको उसके हिसाब से डिपॉजिट करने थे, डिलीवर करने थे डॉक्यूमेंट्स, नहीं किए हैं तो स्टिल यू आर कवर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट ओनली विच इज़ 1956 वाला. सेक्शन 380 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी ऑल्ट्रेशन, मैंने बोला था ना ऑल्ट्रेशन करते हो तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर इस बात को बताना पड़ता है टू दी ROC, और ये आपको करना पड़ता है इन FC2 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस. नेक्स्ट इज अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी सेक्शन 381. तो इसमें बोला हुआ है कि फॉरेन कंपनी को इन एवरी कैलेंडर ईयर, इन वर्ड लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पर गलत इंटरप्रिटेशन निकल सकती है, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर मेक आउट अ बैलेंस शीट. हर एक कैलेंडर ईयर में उसको एक बैलेंस शीट बनानी होती है. इसमें ये नहीं लिखा कि कैलेंडर ईयर वाली बैलेंस शीट बनानी होती है, ऐसा नहीं लिखा. यहाँ पे लिखा है हर एक कैलेंडर ईयर के अंदर एक बैलेंस शीट बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड इंक्लूडिंग और हैविंग अटैच्ड और एनेक्स देयर टू सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू दी ROC. आप यहाँ पे बताया हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाओगे वो एज़ पर शेड्यूल 3 बनाने की कोशिश करनी है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, एज़ नियर देयर टू एज़ पॉसिबल. हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जितना बनाने की रिक्वायरमेंट है, जितना बना सकते हो मैक्स टू मैक्स शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओगे. और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसमें जो एनेक्स्चर्स होंगे वो होंगे एज़ पर दी चैप्टर 9 दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू दी कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये भी आपको लगानी पड़ेगी. जो आपकी पेरेंट फॉरेन कंपनी है उसने सबमिट की होगी लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो यू हैव टू सबमिट दैट ऑल्सो टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. जो जहाँ पर आपने करी होगी ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी वो यहाँ पर भी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी. The central government is empowered to direct that in case any foreign company or the class of foreign companies the requirements of clause A उसको अप्लाई नहीं करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस, अडेप्टेशंस डाल सकती है थ्रू दी नोटिफिकेशंस, उसके थ्रू उनको रिलीफ दिया जा सकता है. इफ़ एनी ऑफ दी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली बात है हमें फ्रेंच या कोई और जर्मन लैंग्वेज तो पढ़नी आती नहीं है, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की कॉपी भी लगानी पड़ेगी एज एन एनेक्स्चर. Every foreign company shall send to the registrar along with the documents required to be delivered to him a copy of a list in the prescribed form of all the places of business established by the company in India as at the date with reference to which the balance sheet is referred to in this. तो जो balance sheet दे रहे हो तो आपको एक लिस्ट भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी और भी places हैं जहाँ पर आपका business established है इंडिया के अंदर.
So according to companies registration of foreign companies rules 2014, every foreign company shall file with the registrar financial statements. financial statements को फाइल कौन से फॉर्म में करोगे, FC3 में करोगे along with the prescribed fees, एंड इसके अंदर आप सारी की सारी लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस दोगे जो भी इंडिया के अंदर आपने इस्टेब्लिश किए हुए हैं. According to the companies rules 2014, if any foreign company ceases to have a place of business in India, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा इस बात का टू द रजिस्ट्रार, एंड उस दिन से उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि वो रजिस्ट्रार को कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीवर करे अगर उसका कोई भी और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है. So according to companies registration of foreign companies rules 2014, further every foreign company shall along with the financial statements required to be filed with the ROC attached thereto. तो financial statement के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, तो आपको RPT अटैच करना है. RPT फर्स्ट है, RPT ही इसका निमोनिक बन सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. RPT P फॉर प्रॉफिट्स, तो अगर कोई भी प्रॉफिट्स आप रिपैट्रिएट कर रहे हो फ्रॉम इंडिया तो उसकी भी स्टेटमेंट देनी पड़ती है. स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स इफ एनी हैज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो व्हाट आर दी 3 स्टेटमेंट्स दैट यू नीड टू सबमिट अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द रजिस्ट्रार. फर्स्ट वन इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, सेकंड वन इज द रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड्स इफ एनी. The above statements shall include such other particulars as are prescribed in the company's registration of foreign companies rules 2014. All these documents shall be delivered to the registrar within a period of how many months? 6 months. जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं. तभी मैंने बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ FC3 जो फॉर्म है दैट इज़ टू बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करें तो ऑडिट कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई फर्म करेगी या LLP करेगी. द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10 जो हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड रूल्स मेड देयर अंडर है वो एज इफ अप्लाई होता है वो फॉरेन कंपनी को भी मुटाटस मुटाटस अप्लाई हो जाएगा. सेक्शन 382 इट इज़ वेरी सिंपल. सेक्शन 382 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी का जो नाम है जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको फॉरेन कंपनी को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्लस एक लोकल लैंग्वेज के अंदर बाहर डिस्प्ले पर लगाना पड़ेगा. अगर उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है तो इस बात को भी उसको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर एग्जिबिशन जैसा लगता है ना, एग्जिबिट करना पड़ेगा, और वो दैट शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज जो भी उस एरिया की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर होना चाहिए. हाँ, लेकिन जो आपकी ऑफिस स्टेशनरी होती है जैसे कि आपके बिल हेड्स हो गए, लेटर हेड्स हो गए, बिजनेस लेटर्स हो गए, नोटिस हो गए, कोई भी पब्लिकेशंस हैं कंपनी की, सो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यू हैव टू मेंशन दिस कि कंपनी का नेम क्या है और कंपनी की कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है. ठीक है. नेक्स्ट, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी सेक्शन 383. इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी प्रोसेस होता है, नोटिस होता है, डॉक्यूमेंट होता है, हमने पढ़ा था कि एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इंडिया के अंदर होता है, उसकी भी डिटेल्स हमें नेम एड्रेस देना होता है एज पर सेक्शन 380, है ना. हमने पढ़ा था 380 सब सेक्शन 1 के अंदर कि उसकी डिटेल्स देनी होती है कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में कौन है जिसको सारे के सारे प्रोसेस नोटिस दे सकते हैं. तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, अगर उस पर्सन को जो एड्रेस हमें आपने सेक्शन 380 में प्रोवाइड किया था उस एड्रेस पर हमने एज ROC हमने प्रोवाइड करवा दिया, सर्व करवा दिया कोई भी डॉक्यूमेंट, नोटिस या प्रोसेस, तो माना जाएगा कि वो डिलीवर हो गया टू द फॉरेन कंपनी, डीम्ड टू बी डिलीवर टू द फॉरेन कंपनी माना जाएगा अगर किसी ऑथराइज्ड पर्सन को भी पहुँचा दिया है. किसी भी तरह से डिलीवर कराया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करवाया हो सकता है, किसी भी तरह से. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 384. अब जो सेक्शंस आने वाले हैं वो मतलब ये वाले सेक्शन के बाद जनरली जो आने वाले हैं वो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड आने वाले हैं, राइट. तो ये जो है सेक्शन डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन, ये वही सेक्शन है 384 जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो और सेक्शंस है ना कंपनीज एक्ट के जो इंडियन कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं वो इन पर भी एप्लीकेबल करवा देंगे मुटाटस मुटांडस, बस एक सेक्शन में डालकर. वहाँ तो बोला था सिर्फ ये 300 वाले कुछ ही सेक्शंस ही एप्लीकेबल हो रहे हैं टू दी फॉरेन कंपनी, बट उसमें ही उन्होंने डाल दिया कि जो अदर सेक्शंस भी होते हैं ना जो इंडियन कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं वो हम इस फॉरेन कंपनी पर भी एज द सेम एज इट इज़ अप्लाई कर रहे हैं.
सो सेक्शन 71 सबसे पहले कवर कर लिया। इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो ये आईपीसीसी वाले सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 71 इशू ऑफ डिवेंचर्स, सेक्शन 92 प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इसके बाद हमें बता रखा है फॉर्म। देखो जो एनुअल रिटर्न है दैट हैज़ टू बी फाइल्ड FC4, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। FC4 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द ROC। और इसके बाद हमारा सेक्शन 128, ये भी हमारा कवर कर लिया कि इसमें जो लिखा हुआ है दैट विल अप्लाई टू द फॉरेन कंपनी ऑल्सो, सेम एज इट इज़। फिर आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का जो पूरा चैप्टर है दैट विल अप्लाई। Chapter number 14 inspection inquiry investigation that will also apply to the foreign company as it is. Next is fee for registration of documents. तो obviously बात है कि जो registration करवाओगे उसके साथ जो documents भेजोगे तो documents के साथ आपको fees भी pay करनी पड़ेगी, that is only written over here. Next is interpretation section 386. सर्टिफाइड का मतलब क्या है? सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो आप डिटेल्स दे रहे हो, सबमिट कर रहे हो ट्रांसलेशन, दैट इज़ ट्रू करेक्ट। जो आप मुझे दूसरी लैंग्वेज की वो दे रहे हो ना, दूसरी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उसको जो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो इसकी पूरी की पूरी ट्रू कॉपी है और बिल्कुल करेक्टली ट्रांसलेटेड है, इस बात की सर्टिफिकेशन जो मिलती है दैट मीन्स द सर्टिफाइड। डायरेक्टर का बोलूँ तो इन द रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद दोज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस। तो फॉरेन कंपनी के लिए डायरेक्टर मतलब ऐसे डायरेक्टर है ही, प्लस इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स करके लिखा हुआ है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फॉरेन कंपनी के, अगर वो includes any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors of the company are accustomed to act. So हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको कोई और पर्सन अगर कोई डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, तो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको एक्ट करने के लिए अकस्टम्ड हैं, करना ही पड़ेगा, तो वो अदर पर्सन भी डायरेक्टर माना जाएगा। प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, शेयर ट्रांसफ़र है, ये भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस ही माने जाते हैं। शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ बिजनेस। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनीज। सो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई, अभी अभी पढ़ा है, येस इट इज़ अ फॉरेन कंपनी, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया माना जाएगा। इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, बिजनेस कहाँ हो रहा है? देयर। इनकॉर्पोरेशन कहाँ है? बाहर। तो बाहर इनकॉर्पोरेशन होने का मतलब ये हो गया क्या कि फॉरेन कंपनी है? नहीं। कौन इनकॉर्पोरेट कर रहा है? इंडियन सिटीजन्स। इंडियन सिटीजन्स अगर बाहर की कंट्री में कोई वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करें तो क्या वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी है? नहीं नहीं नहीं। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 42 था, यस 2 क्लॉज 42 के हिसाब से दैट इज़ दी ओनली डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। उसमें हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि अगर इंडियन सिटीजन्स ने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है बाहर की कंट्री में तो उस केस में वो कंपनी हमारे लिए फॉरेन कंपनी बन जाएगी और सारे के सारे प्रोविजंस इस चैप्टर के उस पर लग जाएंगे, नहीं, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। रीड कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ फॉरेन कंपनी एज एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में कहाँ है? whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. According to section 386 of the Companies Act 2013, for the purposes of chapter 22 of the Companies Act 2013, expression place of business includes a share transfer or registration office. Accordingly, to qualify a foreign company, a company must have the following features. First one is it must be incorporated outside India. Second one is it should have a place of business in India. Third one, that the place of business may be either in its own name or through an agent or may even be through electronic mode. And the fourth one is it must conduct a business activity of any nature in India. Therefore, a company incorporated outside India having a share registration office at Mumbai will be treated as a foreign company provided it conducts any business activity in India. In case of a company incorporated in Singapore for the purpose of carrying on the business in Singapore will not
fall within the definition of a foreign company. Its incorporation by Indian citizen is immaterial. This is important. Its incorporation by Indian citizen is immaterial. In order to be a foreign company, it has to have a place of business in India and must conduct a business activity in India. Okay. नेक्स्ट इज डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर इन सेक्शन 387. यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्रोस्पेक्टस है अगर उस पर डेट नहीं डली हुई, वो साइंड नहीं है, तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा. कोई भी पर्सन कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता इंडिया के अंदर अनलेस एंड अनटिल वो प्रोस्पेक्टस डेटेड और साइंड है. उसके अंदर जो प्रोस्पेक्टस में पर्टिकुलर्स होने चाहिए वो तो होने ही चाहिए. उसके अलावा भी ये वाले पर्टिकुलर्स उस प्रोस्पेक्टस में होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि एक फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है. सो द इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी शुड बी मेंशनड इन द प्रोस्पेक्टस. द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस शुड बी मेंशनड इन द प्रोस्पेक्टस. द इनैक्टमेंट्स ऑफ द प्रोविजंस बाय और अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज इफेक्टेड. किस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के तहत वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट नीड्स टू बी मेंशनड. थर्ड वन इज द address in India where the said instrument, enactments or provisions or copies thereof and if the same are not in. So first the third one is the address in India, जहाँ पर आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इनैक्टमेंट्स है, ये आप इंस्पेक्ट करवाना कोई करना चाहे तो कर सकता है. ये कहाँ पर मिलेगा इंडिया के अंदर वो बता दो. प्लस अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन है या नहीं, इस बारे में बता दो कि इसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन किस जगह पर इंस्पेक्ट की जा सकती है. फोर्थ वन इज़ द डेट ऑन विच द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड. तो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होने वाली है या हो चुकी है तो कहाँ पर हो रही है, किस दिन हो रही है या हुई है, वो बताना पड़ेगा. Whether the company has established a place of business in India and if so, the address of its principal place of business in India has to be mentioned in the prospectus and states the matters as specified in section 26. मतलब जो section 26 में लिखा है वो तो करना ही करना है. प्लस ये जो फर्स्ट पॉइंट में एडिशनल रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड अगर आपको कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्कुलेट करना है इंडिया के अंदर. Provided that the points 1 to 3 of point A above shall not apply in the case of prospectus issued more than 2 years after the date at which the company is entitled to commence the business. कंपनी को बिजनेस कमेंस करने की परमिशन मिल चुकी थी और जो प्रोस्पेक्टस है वो उसके 2 साल बाद इशू हो रहा है. तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बताओ, इनैक्टमेंट्स बताओ कि कहाँ पर कौन से एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है. ना ही आपको एड्रेस बताने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुके होंगे. 2 ईयर्स हो चुके हैं लैप्स. तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द सेम. Next is no waiver of compliance in prospectus. Any condition requiring or binding an applicant for securities to waive the compliance with any requirement imposed by the virtue of section 387 subsection 1 or purporting to impute him with notice of any contract documents or matter not specifically referred to in prospectus shall be void. तो ऐसा कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, कोई कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे हो जो एप्लीकेंट पर बाइंडिंग हो जाए कि वो उसको कंप्लाइंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही वॉइड होगी. Next is form of application for securities to be issued along with prospectus. So no person shall issue to any person in India or form of application for securities of such company or intended company as mentioned under section 387 subsection 1 unless the form is issued with the prospectus which complies with the provisions of this chapter and such issue does not contravene the provisions of section 388 जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे. 388 basically is related to the expert's consent कि जो expert है उसकी consent लगानी पड़ती है, attach करनी पड़ती है. you have to attach it with the prospectus. So उसके बारे में लिखा है कि अगर वो consent है या नहीं है, तो अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं कंसेंट तो उस केस में क्या होता है, तो वो सारी बातें इसमें सेक्शन 388 में कवर होती हैं. हम इसके जस्ट बात कवर करने वाले हैं. Exception, if it is shown that the form of application was issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement with respect to the securities, then it is allowed. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Section 387 subsection 4 further provides that the provisions of section 387 shall not apply to the issue to the existing members or debenture holders of the company, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता होगा इन चीज़ों के बारे में.
form of application relating to securities of the company, whether an applicant for securities will or will not have the right to renounce in favor of the other persons, and except in so far as it requires a prospectus to be dated to the issue of a prospectus relating to securities which are or are to be in all respects uniform with securities previously issued and for the time being dealt in or quoted on a recognized stock exchange, but subject to as aforesaid section 387 shall apply to the prospectus or form of application whether issued on or with reference to the formation of company or subsequently. So ये प्रकार का प्रोविजन है, यहाँ पर सिर्फ बता रखा है कि जो आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अगर इशू करते हो तो उस केस में सेक्शन 387 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर आपका जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज़ बीइंग ऑलरेडी डेटेड एंड जो आपका प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है वो उन सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में है जो कि पूरी की पूरी यूनिफॉर्म है विद उन सिक्योरिटीज़ से जो आपने पहले भी कभी इशू की थी, उनमें और आज वाली में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस केस में सेक्शन 387 की वैसे आपको अप्लाई प्रोविजंस नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इज नथिंग इन सेक्शन 387 शैल लिमिट और डिमिनिश एनी लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली बात है अगर किसी और कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई और पेनल्टी लायबिलिटी वगैरह बन रही है तो वो तो बनेगी, ये सेक्शन इन एडिशन टू दैट है, ये कोई उसको सुपरसीड नहीं कर रहा है, राइट। सेक्शन 388 आ गया हमारे पास, प्रोविजंस एज टू एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट्स की कंसेंट आप प्रोस्पेक्टस में लगाते हो क्योंकि पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक है, उसी के भरोसे अपना पैसा इन्वेस्ट करती है इन द कंपनी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपर्ट की कंसेंट होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट in India any prospectus offering for subscription in securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not been established or when formed will or will not establish a place of business in India if where the prospectus includes a statement purporting to be made by an expert ही हैज़ नॉट गिवन। ऐसी आपने एक्सपर्ट की कंसेंट लगा दी, स्टेटमेंट लगा दी जो एक्चुअल में एक्सपर्ट ने दी ही नहीं है, या फिर उसके अंदर उसने दी तो थी बट उसने विड्रॉ कर लिया और फिर भी आप लगा रहे हो कि उसने अपनी रिटन कंसेंट दे दी है विद द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इस केस में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इफ़ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव द इफेक्ट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड इन परसुएंस देयरऑफ ऑफ रेंडिंग ऑल द पर्सन्स कंसर्न्ड बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 and 40 so far as applicable. So for the purposes of this section, a statement shall be deemed to be included in the prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein. तो अगर आपके रिपोर्ट में, मेमोरेंडम में ये इस बारे में बताया हुआ है, उन रिपोर्ट या मेमोरेंडम के फेस पर आपने इस स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लगी हुई है, तो इन दैट केस ये माना जाएगा कि आपने ये प्रोस्पेक्टस के साथ भी दे दी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, सेक्शन 389। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, सेम लाइंस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको अनलेस एंड अनटिल आपने कोई भी चेयरपर्सन की सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई। देखो इसमें क्या है, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया any prospectus offering for subscription in securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India unless before the issue circulation or distribution of the prospectus in India a copy thereof certified by the chairperson of the company and two other directors of the company as having been approved by a resolution of the managing body or has been delivered for registration to the registrar. So एक managing body ने कोई resolution, देखो 2 डायरेक्टर्स ने और चेयरपर्सन ने ROC को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बोलते हैं, ये इस चीज़ की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी डिलीवर कर दी है, तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आप कर सकते हो इशू, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर माना जाएगा एंड द प्रोस्पेक्टस स्टेट्स ऑन द फेस ऑफ इट दैट अ कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। अब आपने ROC को तो अप्लाई करा ही करा है, साथ में आपने इस बात को अपने प्रोस्पेक्टस में भी बता दिया कि हमने ये ROC को कॉपी डिलीवर कर दी है, विच इज़ दी सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड किसने करी है, चेयरपर्सन ने सर्टिफाई करी है अलॉन्ग विद द
टू अदर डायरेक्टर्स, और इस बात का मैनेजिंग बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया था और इस चीज़ को अप्रूव किया था कि जो दो डायरेक्टर्स चेयरपर्सन है इस कॉपी को, सर्टिफाइड कॉपी को आरओसी को डिलीवर कर दें। तो अब डिलीवर हो जाएगी, तो इस चीज़ को आपको अपने प्रोस्पेक्टस में भी बताना है। एंड देयर इज एंडोस्ड ऑन और अटैच्ड टू द कॉपी एनी कंसेंट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 388। तो एक्सपर्ट्स कंसेंट आपको जो रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 388 वो भी आपने इस कॉपी के साथ अटैच करना है। According to companies rules 2014, the following documents shall be annexed to the prospectus. Prospectus के साथ ये भी documents आपको annex करने हैं. First one is the consent of the expert. Second one is the copy of contracts for appointment of managing director or the manager, and in case of a contract not reduced to writing, a memorandum giving full particulars thereof. A copy of other material contracts not entered in the ordinary course of business but entered within preceding 2 years, right? कोई ऐसी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप नहीं करते थे, ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन आपने पिछले 2 सालों में ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस। अंडर राइटिंग अग्रीमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी, पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी लगानी पड़ेगी अगर जो प्रोस्पेक्टस है वो आपके ऑथराइज्ड एजेंट ने साइन किया है। डायरेक्टर्स के ऑथराइज्ड एजेंट अगर साइन करे तो उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए ना इस बात की, तो उसकी भी आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट सेक्शन 390 IDRs, मतलब फॉरेन कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है इंडिया में थ्रू IDRs। क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा। फॉरेन कंपनी कस्टोडियन के पास अपने शेयर्स रखेगी, कस्टोडियन फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा शेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, शेयर्स कस्टोडियन के पास रहते हैं और उसके इक्विवेलेंट IDRs इशू हो जाते हैं, जिसमें जिसको बाय कौन करेगा, इंडियंस करेंगे, और इंडियंस का जो फंड है दैट विल बी ट्रांसफर टू द फॉरेन कंपनी। सो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट विच इज क्रिएटेड बाय द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया and authorized by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts. So section 390 के हिसाब से रूल्स बनाए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है कि द ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स इन द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर इशूड इन कनेक्शन विद द IDR, किस तरीके से इनको डील किया जाएगा डिपॉजिटरी मोड के अंदर, एंड बाय द कस्टोडियन एंड द अंडर राइटर्स, किस तरीके से बेचे जाएंगे, ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ट्रांसमिट किए जाएंगे, उन सभी के बारे में रूल्स बना सकती है CG। ठीक है। So according to the rules 2014, no company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not been established, same line, वो ऐसा shall make an issue of Indian depository receipt unless, IDRs issue नहीं कर सकते unless वो conditions के साथ comply करे जो SEBI की conditions हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ने कोई डायरेक्शंस इशू करी है, उनके साथ कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, मैनर ऑफ ट्रांसफर वगैरह वगैरह शैल बी कंटेन्ड इन द रूल्स। तो ये सारी चीज़ें रूल्स में मेंशन है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, सेल करना है, और किस तरीके से आपका इससे रिलेटेड जो भी IDR से रिलेटेड काम होगा दैट विल बी एज पर दी रूल्स। ओके, नेक्स्ट वन है सेक्शन 391 एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 34 to 36 एंड चैप्टर 20। सो सेक्शन 391 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसमें बताया हुआ है कि जो भी एप्लीकेशंस होती हैं ऑफ सेक्शन 34 to 36 कौन सी होती हैं। फर्स्ट 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 35 डील्स विद द सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, एंड सेक्शन 36 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी। आप लोगों को गलत तरीक़ों से इंड्यूस कर रहे हो कि आपकी इसमें पैसा लगाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो तरीके होते हैं IDRs आपने इशू करे और आप कह रहे हो कि गलत तरीक़ों से आप उनको इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेक्शन ये लग जाएगा, सेक्शन 36 के हिसाब से काम होगा। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 376 द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 20 शैल mutatis mutandis for the closure of place of business of the company, foreign company in India as if it were a company incorporated in India, in case such foreign company has raised monies or through offer or issue of securities under this chapter which have not been repaid or redeemed। आपने पैसा रेज किया बट उसको रीपे करने का टाइम आया, आपने रीपे नहीं किया, आपने फॉरेन कंपनी ने पैसा रीपे नहीं किया, तो आपके जो ये प्रोविजंस हैं चैप्टर 20 के वो एप्लीकेबल हो जाएंगे।
नेक्स्ट सेक्शन इज 392, इसकी पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ यही पेनल्टी है और ये पेनल्टी आ सकती है, इंपॉर्टेंट पेनल्टी है तो इसको याद कर लेते हैं और बहुत इजी पेनल्टी है तो याद हो भी जाएगी। सेक्शन 392 जो है वो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन का है। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट करती है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है, कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो उस पर जो पेनल्टी है दैट कैन बी 1 लाख टू 3 लाख। कोई भी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 6 मंथ्स की, या फिर फाइन लग सकता है 25,000 टू 5 लाख, या फिर बोथ। ठीक है, सो बहुत इजी सा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। पेनल्टी क्या क्या है, फटाफट से बोलो मेरे साथ। फॉरेन कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है 25,000 टू 5 लाख, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, या फिर दोनों। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सेक्शन 393 रह गया। 393 में कुछ नहीं है, उसमें बोला हुआ है कि अगर कंपनी ने कोई भी प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया इस चैप्टर के अंदर, तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऑलरेडी एंटर कर चुकी है उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एनी फेलियर बाय द कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और ट्रांजैक्शन विच इज एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी और इट्स लायबिलिटी टू बी sued in respect thereof. However, the company shall not be entitled to bring any suit, claim any set off, make any counterclaim or institute any legal proceedings in respect of any such contract, dealing or transaction until the company has complied with the provisions of Companies Act 2013 applicable to it. ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। हम टेस्ट नॉलेज के MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। Videshi Limited, a foreign company established with the principal place of business at Kolkata, West Bengal. The company delivered various documents to the ROC. State the number of days and place where the said company shall deliver such documents. तो कितना टाइम होता है ROC को डिलीवर करने के लिए? डिलीवर करने के लिए 30 डेज होता है। अब इधर दो ऑप्शंस में 30 डेज दिया हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन से ROC को देना होता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ROC having jurisdiction over New Delhi is the correct answer. Next, Aster Limited, a foreign company with the place of business in India, was established to conduct the business online as to data interchange and other digital supply transactions. The said company failed to deliver within the prescribed time period some desired documents to the Registrar of Companies in compliance to the Companies Act 2013. State the penalty cast on Aster Limited for the cause of its failure. तो Aster Limited पर कितनी पेनल्टी लग जाएगी? तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी होती है 1 लाख टू 3 लाख। और अगर आपने मैंने आपको पेनल्टी बताते हुए एक चीज़ मिस आउट कर दी कि अगर आपका जो कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट हो जाता है ना कंपनी के केस में, तो कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 50,000 पर डे की एडिशनल पेनल्टी भी होती है। सॉरी फॉर दैट मिस्ड पॉइंट, सॉरी फॉर दैट। पेनल्टी कंपनी के ऊपर कितनी लग जाएगी? कंपनी के ऊपर 1 लाख टू 3 लाख वाली लिमिट थी, प्लस अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होता है तो 50,000 वाली होती है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस कौन से हैं। फर्स्ट वन इज अप टू 3 लाख एडिशनल फाइन दिस। तो अप टू 3 लाख ठीक है, लेकिन मिनिमम पेनल्टी मेंशन नहीं करी, इसीलिए गलत हो गया। एस्टर लिमिटेड पनिशेबल विद अ फाइन एक्सटेंडिंग अप टू 25,000, नहीं 25,000 तो बिल्कुल गलत है। एस्टर लिमिटेड पनिशेबल विद अ फाइन एक्सटेंडिंग अप टू 5 लाख, बिल्कुल गलत है। एस्टर लिमिटेड पनिशेबल विद अ फाइन लेवीड 1 लाख टू 3 लाख प्लस एडिशनल फाइन अप टू दिस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I hope you are able to do it along with me. Next, Radix Limited is a company registered in Thailand. Although it has no place of business established in India, yet it is doing online business through remote delivery of healthcare services in India. State the incorrect statement. तो आपको क्या बतानी है? गलत statement बतानी है as to the nature of Radix Limited in the light of Companies Act 2013. So first point है कि it is not a foreign company as it has no place of business established in India. गलत क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, तो ये तो आपका टेली मेडिसिन वाला जो था ना, टेली मेडिसिन, उसमें कवर हो गया। ऑनलाइन बिजनेस आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है ए। इट इज़ अ फॉरेन कंपनी बीइंग इन्वॉल्व इन बिजनेस और एक्टिविटी थ्रू टेलीमेडिसिन, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ फॉरेन कंपनी एज इट इज़ डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, करेक्ट है। इट इज़ अ फॉरेन कंपनी एज इट कंडक्ट्स द बिजनेस एक्टिविटी, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन ही बताना था, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सब में मोस्टली आपके पेनल्टीज़ के क्वेश्चन है और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ईजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. In case you have any doubts, let me know about it in the comment section below. If you want any other chapter videos, let me know about it. And if you like the video, give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the channel in case you haven't done it yet. So this is all for today. Thank you so much for watching, guys. I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.